श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और अब नेपाल, यानी जो हिंसा की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं नेपाल की, जो लगातार नेशनल मीडिया में और विदेशी चैनलों पर जो आप देख रहे हैं यह तस्वीर कि जो नेपाल में हिंसा हुई है, यह सिर्फ अकेले नेपाल में नहीं हुई है, यह अफ़गानिस्तान में भी तख्तापलट हो चुका है। अफ़गानिस्तान में भी अब तालिबान का राज है, वहाँ भी जो सरकार थी, वहाँ भी जो व्यवस्था थी, उससे लोग खुश थे नाखुश थे। और तख्तापलट की घटनाएँ क्यों हुई यह तो अलग बात है, लेकिन यदि श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका में भी तख्तापलट की घटना हो चुकी है। म्यांमार में भी आपने सुना होगा कि किस तरह वहाँ 6231 लोग हिंसा की भेंट चढ़ गए। अभी हाल ही में नेपाल में 34 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 1354 लोग घायल हैं, हिंसा के शिकार हुए हैं। वहीं यदि बात की जाए बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भारत में फ़िलहाल रह रही है। दोस्तों, इसके पीछे खबर तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन खबर के पीछे होता क्या है, इसकी मूल वजह होती क्या है, आखिर तैयारी होती कैसे है, इतना बड़ा आयोजन कर लिया कैसे जाता है, इसका ठिकरा किसी देश पर फोड़ क्यों दिया जाता है। ठिकरा फोड़ना तो बड़ा आसान है कि किसी देश पर चलिए मेरे यहाँ हिंसा हुई, आपका दोस्त था, लेकिन ऐसी स्थिति आती क्यों है। वहाँ के जो राजनेता है, वहाँ के जो अधिकारी है, उनसे आखिर पब्लिक की कितनी दूरी हो जाती है कि वहाँ के जनता में आक्रोश हो जाता है, वहाँ के जनता में असंतोष हो जाता है और वहाँ की व्यवस्था से वो नाराज हो जाते हैं। क्योंकि नेपाल में भी तो बहुत पुरानी सरकार नहीं थी। वर्ष 2006 में राजशाही के अंत के बाद लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी और लोकतंत्र के शुरुआत के बाद यह कयास लगाया जा रहा था कि नेपाल अब बहुत विकसित हो जाएगा, नेपाल की स्थिति बदल जाएगी, नेपाल में गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन 28% तक विदेशी योगदान है नेपाल में, यानी जो लोग विदेशों में रहते हैं और जो पैसे नेपाल में भेजते हैं उसका संख्या 28% है। और उन पैसों से जो तस्वीरें निकल के आई, जो वहाँ के राजनेता थे, जो छोटे छोटे घरों में रहना शुरू किए थे, क्योंकि 2006 में वहाँ राजशाही के अंत के बाद लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी और वहाँ पर शुरुआत इसलिए हुई थी कि जो नेपाल के पैसे हैं उससे नेपाल को विकसित किया जाए। लेकिन जिस तरह से नेपाल के राजनेता विकसित होते चले गए और लोगों में गरीबी चली आई, गरीब होते चले गए, जो व्यवस्था का शिकार होते चले गए, उससे कहीं न कहीं लोगों में भारी जन आक्रोश था। एक खबर निकलकर सामने आई कि सोशल मीडिया पर नेपाल ने बैन लगा दिया है। उसके बाद इतनी बड़ी हिंसा की खबरें आई तो लोगों को लगा कि नहीं, सोशल मीडिया एक वजह हो सकती है। देखिए, सोशल मीडिया ऐसी कोई वजह नहीं है। आप वहाँ के लोगों से यदि बात करेंगे तो आपको पता चलेगा, हालात कुछ भी हो, घटना कुछ भी हुई हो, और व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी इसका सबसे बड़ा कारण रहा है। नेताओं में भ्रष्टाचार ज़्यादा रहा है, लोगों में बेरोजगारी, आर्थिक असमानता काफ़ी रही है। यह सबसे बड़ी वजह बनती है कहीं भी हिंसा की, कहीं भी तख्तापलट की घटनाएं की। और इसको नकारा नहीं जा सकता, इसको कोई देश नकार नहीं सकते हैं। चाहे आप अफ़गानिस्तान की बात कर लें, चाहे आप बांग्लादेश की बात कर लें, चाहे आप पाकिस्तान की बात कर लें, चाहे आप श्रीलंका की बात कर लें, चाहे आप म्यांमार की बात कर लें, इन सभी देशों में व्यवस्था से असंतुष्ट लोग ही इसमें हामी भरते हैं। यदि पब्लिक नहीं चाहेगी तो इतना बड़ा आंदोलन हो नहीं सकता। पब्लिक यदि नाराज़ नहीं होगी तो सड़कों पर उतर नहीं सकती है। क्योंकि अब तक नेपाल की हिंसा में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। 18 लोग पहले ही दिन मारे गए थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री के आवास पर हमला कर दिया था। लेकिन वहाँ स्थिति को देखते हुए अब नेपाल को सेना के नियंत्रण में लाया गया है और जल्द ही आपको यह खबरें मिलेगी कि आखिर नेपाल में इस हिंसा के पीछे वजह क्या थी। खबरें कुछ भी आए, तख्तापलट अब हो चुका है। नेपाल के प्रधानमंत्री अब देश छोड़कर भाग चुके हैं। वहाँ के जो नेता थे, वहाँ के जो मंत्री थे, उनको हेलीकॉप्टर में लटका कर उस देश से बाहर निकाल कर रेस्क्यू करके किसी दूसरे देश में सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया है। लेकिन दोस्तों, जो स्थिति बन रही है देशों के साथ, वह देशों में जो हालात बन रहे हैं उससे पब्लिक में
व्यवस्था के खिलाफ जो आक्रोश बढ़ रहा है उसको समझने की ज़रूरत है, और उसको समझने की कोशिश करते हैं हम इसलिए क्योंकि जिस व्यवस्था के आश्रय लोगों ने अपना मत दिया था, अपना वोट दिया था, अपना समर्थन दिया था, और उस व्यवस्था से यदि उन्हें नाराज़गी मिलती है, उस व्यवस्था से उन्हें यदि परेशानी होती है, तो कहीं ना कहीं वे चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो जाए। और यही वजह, खास वजह बनती है व्यवस्था परिवर्तन की। व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोग सोचते क्यों हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? तो जिस तरह से देश में असमानता हो जाती है, आर्थिक असमानता, लोग पैसा कमाते हैं, टैक्स देते हैं, सरकार उस टैक्स को सही दिशा में, सही ढंग से, सही जगह खर्च नहीं करती, भ्रष्टाचार का मुद्दा चरम पर रहता है। लेकिन आप सोचिए ज़रा कि जिस देश में हजारों सैकड़ों की संख्या में विद्वान लोग रहते हों और लोगों की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहते हों, साधारण नेपाल का एक उदाहरण ले लीजिए। एक छोटा सा देश है जहाँ लोग व्यवस्था से चाहते क्या हैं, जहाँ के युवा चाहते क्या हैं। वहाँ के युवा चाहते थे नेपाल का विकास। जो लोग, जो बच्चे या जो लोग वहाँ से बाहर के देशों में जाते हैं और वहाँ से पैसे भेजते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग नेपाल में सुरक्षित रहें, उनका सही से इलाज हो, उनका पढ़ाई सही से हो सके उनके बच्चों का, और जो सरकार के तरफ से जो मदद दी जाने वाली है वो आसानी से उन्हें मिल सके। तो सरकार क्या करती है कि वैसी व्यवस्था देने के लिए अधिकारी नियुक्त कर देती है। लेकिन जो अधिकारी होते हैं उसका निर्वहन, खासकर सरकारी अधिकारी किस तरह करते हैं यह आप सबको पता है, इसमें मुझे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और यहीं से शुरुआत होती है व्यवस्था परिवर्तन की। जो लोग अन्य देशों में जाते हैं वह वहाँ का व्यवस्था देखते हैं, वहाँ का सरकारी तंत्र देखते हैं, सरकारी हॉस्पिटल देखते हैं, सरकारी ऑफिस देखते हैं। लेकिन जब जैसे हैं उन्हें अब नेपाल की याद आती हो रही होगी तो वो खुद अनुभव करते रहे होंगे कि आखिर नेपाल में हमारे यहाँ क्या स्थिति है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कुव्यवस्था कहिए या बेरोजगारी कहिए, इसका सबसे बड़ा मूल कारण है। भले ही खबरें यह निकल कर आई कि सोशल मीडिया पर बैन के बाद यह हिंसा हुई, लेकिन क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर बैन किस लिए हुई? बैंड सरकार वहाँ ने किस लिए किया? वहाँ की सरकार वहाँ के युवाओं के आक्रोश को देखकर डर गई, इसलिए आनन फानन में केपी शर्मा की सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन कर दिया। अब बैन करने के बाद जो लोग यह तैयारी कर रहे थे, आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे लोग आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर सोशल मीडिया पर बैन करने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी? ऐसी कौन सी आपत्तिजनक बातें सामने आ रही थी, या फिर सरकार का पोल खुल रहा था? यदि सरकार का पोल खुल रहा था कि सरकार बोल कुछ रही है, कर कुछ रही है, और करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा का अंतर हो रहा है, और ऐसे में अगर युवा आवाज़ उठा रहे हैं तो उसके आवाज़ को दबाना, तो एक सामने सबसे बड़ी वजह यह सामने आ रही है जिसको लेकर के चर्चा लगातार है। लेकिन किन किन देशों में इस तरह की घटनाएं हुई और घटना के पीछे की वजह क्या रही है, यह मुख्य मुद्दा मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। आपके कमेंट क्या है, आपके राय क्या है, विचार क्या है? आपको क्या लगता है कि आखिर कौन सी वजह रही सबसे बड़ी वजह जो नेपाल में हिंसा हुई, नेपाल में तख्तापलट हो गया? हमें ज़रूर बताएं।